हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हमने डिस्कस करना है अबाउट दी कैपेसिटर। कैपेसिटर जो कि हमारे रेफ्रिजरेटरों और एयर कंडीशनरों में जो कंप्रेसर यूज़ होते हैं उनके साथ लगाए जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ टू गिव इट टार्क। टार्क देने के लिए कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं, चाहे स्टार्टिंग में हो चाहे रनिंग में हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के जो दो मेन टाइप्स है, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। इन दो कैपेसिटर्स की पहचान हम किस तरह करेंगे, क्या इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस होता है, और क्या होगा अगर हम रनिंग कैपेसिटर की जगह स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे या स्टार्टिंग कैपेसिटर की जगह रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। और कैपेसिटर के अंदर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, किस तरह होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैपेसिटर के लगाने का जो बुनियादी मकसद है वो क्या होता है, ठीक है। और वो मैं आप लोगों को एक कंप्रेसर के जो इंटरनल वाइंडिंग की पिक्चर होती है उसके लिहाज से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैपेसिटर्स के लगाने का मकसद क्या होता है। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप HVAC टेक्नीशियन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। लेट्स गेट टू स्टार्ट दिस वीडियो। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो हमारे पास रनिंग कैपेसिटर होता है जो कि AC के कंप्रेसर के साथ लगाया जाता है, और स्टार्टिंग कैपेसिटर जो कि हम अमूमन ज़्यादातर रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर के साथ लगाते हैं, इन दोनों का मैंने आपको इसका जो रीडिंग का फ़ोटो है वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों में जो मोटा मोटा डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि इन दो कैपेसिटर्स के दरमियान हम कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट, कैपेसिटर का जो माइक्रोफेराड होता है, जिस तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये 40.0 माइक्रोफेराड है जो रनिंग कैपेसिटर है। स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो माइक्रोफेराड हैं वो ज़्यादा होते हैं, 80 से 110, यानी हम इसको 110 माइक्रोफेराड मान सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम कंपेयर कर सकते हैं वो है कैपेसिटर्स के आउटपुट वोल्टेज। कितना है यहाँ पर वोल्टेज, तकरीबन 370 वोल्ट AC है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो तकरीबन 240 वोल्ट AC है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई कंपेयर करने के लिए। तीसरी चीज़ जो है वो है जो जिस टेम्परेचर के अंदर ये कैपेसिटर जो है वो ऑपरेट हो सकते हैं, काम कर सकते हैं। रनिंग कैपेसिटर में जो ऑपरेशनल टेम्परेचर है वो -40 डिग्री C से लेकर +90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कैपेसिटर जो है ये काम परफॉर्म कर सकता है। अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होगा तब भी ये कैपेसिटर जो है ये ख़राब हो सकता है, काम छोड़ सकता है। और अगर 90 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब भी ये जो कैपेसिटर है ये ख़राब होकर काम छोड़ सकता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर में ये लिमिट जो है थोड़ा सा कम है। ये कैपेसिटर जो है ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे काम नहीं कर सकता, और +50 डिग्री सेंटीग्रेड से जब इसके लिए टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये कैपेसिटर काम छोड़ सकता है। ये मैंने आपको मोटा मोटा इसका डिफरेंस बताया। थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं जब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। कैपेसिटर का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह होता है, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास में एक पेपर का पीस है जो कि इस तरह लेंथ है इसका, और ये इसकी मोटाई है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर की एक प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट के ऊपर एक अदद इंसुलेशन होता है। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा एक पेपर का पीस लिया हुआ है जो कि एज ए इंसुलेशन ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये एक इंसुलेशन है जो कि जो नीचे प्लेट के ऊपर जो प्लेट A है उसके ऊपर पड़ा हुआ है। अब इस इंसुलेशन की दूसरी तरफ यानी टॉप साइड पर ये प्लेट B मैंने रख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों प्लेटों को और इसके दरमियान में इंसुलेशन को इस तरह में फोल्ड करूँगा। कैपेसिटर के अंदर जो दो प्लेट होते हैं वो इस तरह के एक दूसरे के साथ फोल्ड किए गए हैं, लेकिन याद रखें इन दोनों में दरमियान में इंसुलेशन होता है जिसकी वजह से दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ शॉर्ट नहीं होते। अब ये देखें, ये प्लेट नंबर A है, ये प्लेट नंबर B है, और ये दरमियान में जो है ना ये इंसुलेशन है, ठीक है। इस तरीके से हर एक कैपेसिटर के अंदर दो प्लेटें लगी होती हैं और इनके दरमियान एक इंसुलेशन होता है।
अब डिफरेंट कैपेसिटर्स में जो प्लेटों का रकबा होता है, यानी प्लेटों की मोटाई या प्लेटों की जो लेंथ है और इंसुलेशन की मोटाई, ये मुख्तलिफ होती है। अब ये इन दोनों कैपेसिटर्स का इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बताया है। फर्स्ट हम स्टार्टिंग कैपेसिटर को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर में क्या होता है कि जो दरमियान में है ये इंसुलेशन है। जिस तरह मैंने अभी आप लोगों को वीडियो में दिखाया, जो दो पेपर का मैंने दो प्लेट्स बनाए थे और इसके दरमियान में एक इंसुलेशन लगाया था। तो इसका मतलब कि ये जो दो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में ये इंसुलेशन लगा हुआ है और ये दो प्लेट जो हैं ये आपस में, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें सिर्फ इंडक्शन के थ्रू, अमलीयत के थ्रू जो है वो करंट, यानी इसमें इस प्लेट में प्रोड्यूस होता है। जब हम इस प्लेट को सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो, चूँकि ये हमने बता दिया कि इसको हमने फोल्ड किया होता है, तो दोनों को इंसुलेशन के एक तरफ और दूसरी तरफ फोल्ड किए होते हैं। तो इस वजह से जब इस प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो इंडक्शन होगा, अमलीयत होगा, वो दूसरे दूसरे प्लेट की तरफ मुंतकिल होगा। ठीक है। लेकिन इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के प्लेटों में और रनिंग कैपेसिटर के प्लेटों में क्या डिफरेंस होता है? देखें, स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं ये लंबाई में कम होते हैं, ये लंबाई में कम होते हैं। ठीक है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं ये मोटाई में ज़्यादा होते हैं। अब लंबाई में कम और मोटाई में ज़्यादा होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्लेट मोटाई में ज़्यादा है, इसकी मोटाई ज़्यादा है, तो इन प्लेटों पर जो नंबर्स ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। इसी वजह से ही तो इसका माइक्रोफेराड ज़्यादा है। चूँकि ये मोटे हैं, इस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकते हैं, मतलब स्टोर हो सकते हैं। इसी वजह से स्टार्टिंग कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, 110 माइक्रोफेराड, यानी 110 माइक्रोफेराड। ठीक है। लेकिन चूँकि इन प्लेटों की लंबाई कम होती है, यानी ये कम लंबे होते हैं, इसी वजह से इस स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 220 या ज़्यादा से ज़्यादा 240 वोल्ट तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट जो है उसका लेंथ ज़्यादा नहीं है। तो अगर प्लेटों की लेंथ ज़्यादा नहीं है तो इस वजह से हमने इसको फोल्ड ही जो है ना वो थोड़ा सा किया हुआ है। ठीक है। और साथ ही साथ चूँकि इसका टेम्परेचर रेंज जो है वो -10 से लेकर +50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी वजह से जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हैं वो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं बनिस्बत रनिंग कैपेसिटर के। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कंप्रेसर के आसपास जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो उस वजह से अगर कैपेसिटर के आसपास का टेम्परेचर +50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है, तो इतने टेम्परेचर पर जो कैपेसिटर के अंदर के प्लेट होते हैं ये इतने हीट हो जाते हैं कि ये या तो कट जाते हैं या फिर इस इंसुलेशन को गर्म करके एक दूसरे के साथ शॉर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमारा जो कैपेसिटर होता है स्टार्टिंग वाला वो बेकार हो जाता है। ठीक है। अब हम रनिंग कैपेसिटर की तरफ आते हैं कि रनिंग कैपेसिटर में ऐसा क्या होता है कि जिसके माइक्रोफेराड वोल्टेज और टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होते हैं। देखिए, रनिंग कैपेसिटर में जो दोनों प्लेट होते हैं इनकी मोटाई कम होती है और मोटाई कम होने की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टोर नहीं हो सकते। तो अगर इस प्लेट पर ज़्यादा नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं हो सकते हैं तो इस वजह से ये प्लेट जब वोल्टेज को सरयत करवा के इस प्लेट के अंदर इंड्यूस करेगा तो इस प्लेट पर भी जो नंबर ऑफ चार्ज शुदा इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत कम नंबर में होंगे। तो इसी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ही यहाँ पर कम स्टोर होगा, तो इसी वजह से इसका जो माइक्रोफेराड है वो कम है। कितना है? 40 माइक्रोफेराड। ठीक है। और इस कैपेसिटर के जो वोल्टेज हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि कैपेसिटर के अंदर ये जो प्लेटें लगी हुई हैं, ये दो प्लेटें जो लगी हुई हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो लंबाई का मतलब ये है कि इनको हमने बहुत ज़्यादा टर्न्स के लिए फोल्ड किया होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा टर्न्स के लिए फोल्ड क्या होता है तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज है, इसकी जो सरयत है, अमलीयत है, इंडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत स्टार्टिंग कैपेसिटर के। इसी वजह से तो रनिंग कैपेसिटर की जो आउटपुट वोल्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? तकरीबन 370 या बाज़ कैपेसिटर में 400 तक भी होते हैं, बाज़ कैपेसिटर में 450 वोल्ट भी होते हैं। ठीक है। और जो इसके
ऑपरेशनल टेम्परेचर रेंज है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर +90 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर टेम्परेचर -40 से कम हो जाता है तब भी ये कैपेसिटर जो है ये काम छोड़ सकता है, और अगर इस कैपेसिटर के आसपास +90 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी ये कैपेसिटर जो है ये काम छोड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 90 से प्लस टेम्परेचर चला जाता है तो इनके प्लेटें इतने हीट हो जाते हैं कि ये फिर हीट होने की वजह से इंसुलेशन को ख़राब करके एक दूसरे के साथ या तो शॉर्ट हो जाते हैं या फिर अंदर में ही ब्लास्ट होके ये कट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कैपेसिटर जो है ये बेकार हो जाता है। अब हम यहाँ पर ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कैपेसिटर को हम इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। क्या ज़रूरत पेश आती है किसी मोटर के लिए कि जिसमें हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। देखिए ये एक इंडक्शन मोटर है, ठीक है। आप इसको रेफ्रिजरेटर का मोटर मान लें या एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर के अंदर मोटर होते हैं उनका मोटर मान लें। बहरहाल इसके अंदर दो किस्म के वाइंडिंग है। एक ये मेन वाइंडिंग जो कि जिसको हमने मैग्नेट की तरह यानी दो पोल्स में तकसीम किया हुआ है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। और इसी कंप्रेसर में एक दूसरा हमने एक्सिलरी वाइंडिंग भी किया गया होता है। एक्सिलरी वाइंडिंग का मतलब मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि एक्सिलरी वाइंडिंग का काम क्या होता है कि मेन वाइंडिंग के साथ हेल्प करना, चाहे स्टार्टिंग में हो और चाहे रनिंग में हो, यानी परमानेंटली। तो ये जो एक्सिलरी वाइंडिंग है ये हमने इस मेन वाइंडिंग से 180 के ज़ाविया पर लगाया होता है। 180 के ज़ाविया पर लगाने का मतलब ये है कि अगर हम ये जो मेन वाइंडिंग है इनके मरकज़ पर इस तरह एक लकीर खींच लें तो इनसे 90 एंगल पर ये एक्सिलरी वाइंडिंग लगा होता है और 90 एंगल पर ये एक्सिलरी वाइंडिंग लगा होता है। तो 90 + 90 180। इसका मतलब ये है कि दोनों वाइंडिंग्स के दरमियान जो एंगल होता है वो 180 का होता है। और चूंकि हमें पता है कि जो कंप्लीट सर्कल होता है, कंप्लीट सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। सो 180 + 180 360 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि यानी हमने एक्सिलरी वाइंडिंग को 180 के एंगल पर लगाया होता है मेन वाइंडिंग के साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाए। ये हमारे पास एक इस कॉइल के अंदर जो दो वाइंडिंग है वो मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं। ये रनिंग है और ये कॉमन है, और साथ ही साथ ये स्टार्टिंग और कॉमन। इसको हम एक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हैं और इसको हम मेन वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। ये मेन वाइंडिंग कौन सा है? ये और ये। और जो ये एक्सिलरी वाइंडिंग है ये कौन सा है? ये और ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रूरत क्या पेश आती है हमें कि क्यों हमें कैपेसिटर लगाना पड़ता है। देखिए, जो यहाँ पर इसके अंदर रोटर होता है, जिस तरह ये रोटर है, ठीक है ना, स्टार्टिंग के दौरान इसको घुमाने के लिए बहुत हाई पावरफुल टार्क की ज़रूरत होती है। यानी ये जब रोटर हम स्टार्टिंग में इसको घुमाने की कोशिश करेंगे तो ये अकेले इस वाइंडिंग से नहीं घूमने वाला। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि इस वाइंडिंग के टार्क के साथ जो हमारे पास एक्सिलरी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग का टार्क भी मिलाकर रूटर को जो है ना स्टार्ट करवा लेते हैं। जब बाद में रूटर जो है वो तकरीबन 70% स्पीड तक पहुंच जाता है तो रेफ्रिजरेटरों के कंप्रेसरों में हम फिर ये एक्सिलरी वाइंडिंग जो है इसको हम रिले की मदद से कट ऑफ करके उसके बाद जो कंप्रेसर का रोटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मेन वाइंडिंग पर चलता है। लेकिन जो एसी के अंदर कंप्रेसर लगे होते हैं उनमें फिर एक्सिलरी वाइंडिंग को परमानेंटली इस मेन वाइंडिंग के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और एक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर पावरफुल झटका बनने के लिए हमने इस एक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगाया होता है। तो वो कैपेसिटर क्या करता है, वो इस एक्सिलरी वाइंडिंग को मुसलसल जो है टार्क मुहैया करता है, और ये एक्सिलरी वाइंडिंग जो है ये रूटर के चलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है मेन वाइंडिंग के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि कैपेसिटर किस तरह काम करता है। कैपेसिटर बेसिकली यूज़ होता है स्प्लिट फेज़ के लिए, यानी जो फेज़ डिफरेंस पैदा किया जाता है मोटर के अंदर, उसके लिए कैपेसिटर यूज़ किया जाता है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि हमने यहाँ पर एक फेज़ तो क्रिएट कर दिया है, ये तो वापडा से ऑलरेडी आ रहा है जो कि मेन वाइंडिंग को मिल रहा है, लेकिन इसी फेज़ से ये जो फेज़ है
यहाँ पर जो मिल रहा है, इसी फेज़ से एक दूसरा फेज़ क्रिएट करना एक्सिलरी वाइंडिंग को, यानी इसी फेज़ से एक दूसरा फेज़ क्रिएट करना इस वाइंडिंग को, ताकि जब रूटर, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब इस रूटर का जो एन है यानी नॉर्थ पोल है वो इस वाइंडिंग के नॉर्थ पोल के सामने आ जाता है, तो ये मेन वाइंडिंग का जो नॉर्थ पोल है ये इस रूटर के नॉर्थ पोल को यहाँ से धक्का दे के इसको प्रेशराइज करता है आगे मूव करवाने के लिए। तो अगर इसी कंप्रेसर के अंदर एक्सिलरी वाइंडिंग भी लगा होगा जिसकी सीरीज में कैपेसिटर लगा होता है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से मेन वाइंडिंग इसको पुश करेगा, और जब ये यहाँ पर आएगा तो चूंकि इस एक्सिलरी वाइंडिंग का जो नॉर्थ पोल है वो इस रूटर के नॉर्थ पोल पर फोर्स करके इसको यहाँ से धक्का देगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी रोटर को धक्का मिला और यहाँ पर भी रोटर को धक्का मिला। फिर इसी तरह जो साउथ है वो जब मेन वाइंडिंग के साउथ के सामने आता है तो ये साउथ को धक्का देता है, और जो एक्सिलरी वाइंडिंग के यहाँ जो साउथ है वो साउथ इस रूटर के साउथ को यहाँ से धक्का देता है। सो यहाँ से धक्का, यहाँ से धक्का, यहाँ से धक्का और यहाँ से धक्का, जो 4 फोर्सेस यहाँ पर क्रिएट होते हैं। इसी वजह से जो ये रूटर है वो स्मूथली चलता है, इजीली क्विकली ये टार्क जो है ये ले लेता है, और इसका जो रोटेशन होता है वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। लेकिन सिर्फ इतना डिफरेंस होता है इसमें कि जिस वक्त रूटर इसके सामने होता है तो ये जो वाइंडिंग है इससे जो है ना ये 180 ज़ाविये पर होता है, और जिस वक्त रोटर एक्सिलरी वाइंडिंग के सामने होता है उस वक्त जो ये मेन वाइंडिंग का है मेन वाइंडिंग है ये रूटर उससे डिफरेंट ज़ाविये पे होता है। ठीक है, सो उस ज़ाविये के लिए हमने फिर यहाँ पे साइन वेव जो है वो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें कि जो साइन वेव होता है वो किस तरह क्रिएट किया गया है। देखें ये साइन वेव जो है ये इस मेन वाइंडिंग के लिए है, ये जो मेन वाइंडिंग है, और ये जो साइन वेव है ये इस एक्सिलरी वाइंडिंग के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस दोनों में क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि जिस वक्त ये रूटर मेन वाइंडिंग के सीक्वेंस में होता है तो उस वक्त ये रूटर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है इससे 180 के ज़ाविया पर होता है, और जिस वक्त ये रूटर एक्सिलरी वाइंडिंग के सीक्वेंस में होता है तो उस वक्त ये रूटर मेन वाइंडिंग से 180 के ज़ाविया पर होता है। तो इसका साइन वेव किस तरह क्रिएट होगा, लेट सपोज ये 0 है, ये इसका 0 है। ठीक है, ये भी यहाँ पर 0 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 है। अब इनके दरमियान में अगर ये मेन वाइंडिंग का साइन वेव जब यहाँ 0 से लेकर 1 तक जाएगा तो इसी टाइम पे जो एक्सिलरी वाइंडिंग का साइन वेव वो इस पॉइंट पर आएगा। ठीक है, यानी इस 0 से इस पॉइंट पर आएगा। अब जब ये 1 पीक पर चला जाएगा, बिल्कुल टॉप पर चला गया, तो चूंकि ये इससे 180 के दायरे पर है ये बिल्कुल नीचे वाले इसमें यानी नीचे वाला पीक जो है इस पर पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर ये साइन वेव जब यहाँ तक पहुंच पाता है तो उस वक्त ये जो लोअर पीक पे था ये इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। उसके बाद जब ये 1 इस 0 तक पहुंच जाता है तो ये 1 जो है वो इस 0 तक पहुंच जाता है। फिर इसी तरह जो है ना ये नीचे माइनस वाले कैटेगरी में आता है, और ये जो है ये फिर यहाँ से ऊपर वाले कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस वक्त रूटर जो है वो मेन वाइंडिंग के सीक्वेंस में होता है उस वक्त ये एक्सिलरी वाइंडिंग से 180 के ज़ाविया पर होता है, और जिस वक्त ये रूटर जो है वो एक्सिलरी वाइंडिंग के सीक्वेंस में होता है उस वक्त ये रूटर मेन वाइंडिंग से 180 के ज़ाविया पर होता है। सो इस तरीके से ये 2 फेज़ हो गए, ये 2 फेज़ हो गए, लेकिन हमने स्प्लिट कर दिए, तकसीम कर दिए मुख्तलिफ एंगल्स में, ताकि रूटर के लिए जो फोर्स है वो तकसीम हो जाए 4 हिस्सों में। यानी यहाँ पर अगर नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो ये इसको धक्का देता है, फिर यहाँ पर नॉर्थ और नॉर्थ हो जाता है ये इसको धक्का देता है। इसी वक्त में यहाँ पर साउथ साउथ आमने सामने आ जाते हैं, ये इसको धक्का देता है। उसी वक्त यहाँ पर फिर साउथ साउथ जो है ना आपस में सामने हो जाते हैं, ये उसको धक्का देता है। ठीक है, तो इस तरह जो रूटर है वो परमानेंटली बहुत तेज़ी के साथ चल रहा होता है। लेकिन ये कौन से कंप्रेसर में, ये उस कंप्रेसर में जिनके साथ जो कैपेसिटर है वो परमानेंटली लगा हो। जिन मोटरों के साथ कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है उनमें ये जो अमल है ये सिर्फ एक छोटे से लम्हे के लिए होता है, यानी एक छोटे से लम्हे के लिए एक्सिलरी वाइंडिंग में ये जो साइन वेव है ये क्रिएट हो जाता है, और कंप्रेसर जो है यहाँ पर रोटर स्टार्ट ले लेता है। उसके बाद जब मोटर स्टार्ट हो जाए
तो फिर हम क्या कर लेते हैं, कैपेसिटर को रिले के थ्रू जो है ना हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो रूटर है उसमें एक्सिलरी वाइंडिंग का कोई अमल दखल नहीं होता। आपका रूटर जो है वो सिर्फ एन और इस एस के ज़ेर असर जो है वो चलता रहता है। सो आई होप कि आप लोगों को स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर के दरमियान में फ़र्क जो है वो आप जान चुके होंगे। फिर भी अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। सो अंटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।